वेलकम टू ऑल। अभी तक हमने देखा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में कितने तरह के एंगल्स होते हैं, उनको अपन लोग को चाहिए तो कौन कौन से प्लेन्स में कट करेंगे तो कौन कौन से एंगल्स मिलेंगे। अब इन एंगल्स का मशीनिंग में क्या इफेक्ट होता है ये अपने को जानना है, क्योंकि ये हर एक एंगल मशीनिंग को अपना इजी या डिफिकल्ट बनाने में काम कर सकते हैं अगर इनकी सही वैल्यू अपन ने नहीं सेलेक्ट करी है तो इनका इफेक्ट मशीनिंग में क्या है अब हम जानेंगे। सबसे पहले आता है रेक एंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक एंगल क्या होता है? रेक एंगल जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेक सरफेस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन दैट इज द नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस। जब अपन ने वो डायग्राम देखा था मेटल कटिंग वाला, उसमें याद होगा आप लोगों को ऐसा कुछ बना था। तो रेक एंगल क्या था? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम, ये रेफरेंस प्लेन था, इससे जो इंक्लिनेशन था वो क्या था? रेक एंगल। इसी को अल्फा कहते थे। और ये जो रेफरेंस प्लेन था क्या था? नॉर्मल टू द मशीन हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस, ये रेफरेंस प्लेन। तो रेक एंगल अपना ये होता है। रेक एंगल अपन पहले भी देख चुके हैं। अब रेक एंगल क्या होता है? रेक एंगल क्या करता है? चिप के फ्लो को डायरेक्शन करता है, डायरेक्शन देता है। चिप क्या यहाँ से कट के यहाँ से फ्लो होंगी, तो रेक एंगल नहीं होगा तो कैसे कोगुलेट हो जाएंगे। अगर रेक एंगल प्रोवाइड करेंगे तो वो चिप को फ्लो में डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद रेक एंगल क्या करता है? दूसरा पॉइंट, रेक एंगल का पहला पॉइंट कि चिप के फ्लो को डायरेक्शन देता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, रेक एंगल क्या करता है? कटिंग फोर्स जो चाहिए अपने को मेटल को शेयर करने के लिए, उसको कम कर देता है। जो फोर्स रिक्वायरमेंट है फॉर द शेयरिंग ऑफ मेटल या कटिंग ऑफ द मेटल, इट रिड्यूसेस ड्यू टू रेक एंगल। कैसे? देखिएगा, ये रेक एंगल अपने पास मान लीजिए ऐसा है, ये कितना है? रेक एंगल कम है। अब अपन लोग रेक एंगल क्या करें? ज्यादा कर दें। ये रेक एंगल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। अब रेक एंगल ज्यादा करने से क्या हो रहा है? टूल की जो शार्पनेस है वो बढ़ जा रही है। रेक एंगल को अपन लोग ज्यादा करेंगे तो टूल की हो जाएगी, शार्पनेस बढ़ जाएगी। ये वाला शार्पर, ये वाला टूल क्या है? शार्पर। ये वाला लेस शार्प। तो शार्पनेस बढ़ जाएगी। तो जब सीधी सी बात है, अगर ज्यादा शार्प टूल यूज करेंगे तो पावर रिक्वायरमेंट या फोर्स रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस है। तो रेक एंगल क्या करता है? शार्पनेस प्रोवाइड करता है। इस कारण से फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। मतलब इट प्रोवाइड्स कीननेस टू द कटिंग एज। कीननेस बोले तो शार्पनेस। उसके बाद ये रेक एंगल को ज्यादा रखने से क्या होता है? सरफेस फिनिश भी थोड़ी सी इनहेंस होती है। अब क्यों सरफेस फिनिश क्यों इनहेंस हो रही है? अगर मेटल को कट करने के लिए कम पावर की रिक्वायरमेंट है तो जो मटेरियल कट हो गया है वो तो ठीक है, लेकिन जो सराउंडिंग का मटेरियल है वो भी अलोंग साइड जो मटेरियल है वो डिटोरिएट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसमें कम फोर्स अप्लाई हुआ है। अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो मेटल तो रिमूव होगा, लेकिन जो मटेरियल है वो भी क्या होगा? अलोंग साइड मटेरियल ज्यादा डिटोरिएट होगा। इस कारण से अगर फोर्स कम है तो सरफेस फिनिश भी ज्यादा आएगा, और अगर फोर्स ज्यादा है तो सरफेस फिनिश भी कम आएगा। फोर्स ज्यादा है तो सरफेस फिनिश कम आएगा, और फोर्स कम लग रहा है कटिंग करने में तो सरफेस फिनिश जो है अच्छा आएगा। ठीक है, कैसे अच्छा आएगा ये देख लिया। उसके बाद अब रेक एंगल से क्या हो रहा है? टूल की जो लाइफ है वो भी इफेक्ट हो रही है। कैसे? फोर्स कम होगा तो टूल की लाइफ भी क्या होगी? ज्यादा कम फोर्स चाहिए तो फोर्स कम लगेगा। फोर्स, रेक एंगल ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा और टूल लाइफ क्या होगी? इफेक्ट होगी। लेकिन रेक एंगल ज्यादा करने से क्या होगा? टूल का ये जो वेज एंगल है ये कम हो जाएगा, जो कि टूल की लाइफ जो रहती है किस पे डिपेंड करती है? इस वेज एंगल। इसको क्या बोलते हैं? वेज एंगल। अपन ने मेटल कटिंग में देखा था। ठीक है, तो अपन लोग रेक एंगल एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। अब रेक एंगल जो है वो दो प्रकार के हैं, अपन ने देखा। पहला कौन सा? बैक रेक एंगल। दूसरा साइड रेक एंगल। अब बैक रेक एंगल ये हमने देखा था अभी पिछले प्रेजेंटेशन में कि बैक रेक एंगल अपने को कब मिल रहा था? जब अपन लोग टूल को परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू लेंथ काट रहे थे, तो साइड से देखने पे अपने को इस तरह का शेप दिख रहा था। तो बैक रेक एंगल क्या हुआ? इट इज द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द टूल
and face of the tool and the base perpendicular to the shank. ये बेस है, एंगल बैक रेक एंगल कौन सा हुआ, एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड बेस, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो बैक रेक एंगल, एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड बेस ऑफ द शैंक, ठीक है, यूजुअली मेजर्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू लेंथ, इस प्लेन में मेजर होता है, और फेस और बेस के बीच का एंगल क्या होता है, बैक रेक एंगल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एबिलिटी ऑफ टूल, इट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ टूल टू शेयर द वर्क मटेरियल एंड फॉर्म द चिप, जैसे कि हमने देखा एबिलिटी ऑफ टूल इफेक्ट कर रहा है ये मटेरियल शेयर करने की। उसके बाद सेकंड क्या आता है अपना, साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल कहां पे मिला था अपने को, साइड रेक एंगल कहां पे मेजर किए थे, जब अपन लोग 3D टूल को परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू विड्थ कट किए थे, तो एक एंड से देखने पे अपने को ये सेक्शन मिला था, इस सेक्शन में ये वाला एंगल कौन सा होता है, साइड रेक एंगल। तो साइड रेक एंगल क्या हो गया, इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द बेस ऑफ द शैंक and usually measured in a plane perpendicular to base and parallel to width, मतलब सेम है बट दोनों को अलग अलग प्लेन में मेजर किया जा रहा है। ये भी फेस ऑफ द टूल एंड बेस ऑफ द शैंक के बीच का एंगल था, ये भी फेस ऑफ द टूल एंड बेस ऑफ द शैंक का बीच का एंगल था, लेकिन दोनों अलग अलग प्लेन में मेजर्ड हुए हैं, इतना डिफरेंस है साइड और बैक रेक में। उसके बाद आता है क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल मैंने बताया था, जैसे कि ये वाली मशीन क्या, ये वाली सरफेस क्या हो गई, मशीन्ड हो चुकी है, ये वाली सरफेस क्या हो चुकी है, मशीन्ड हो चुकी है। तो ये एंगल यदि हम मान लो ये वाला एंगल नहीं देंगे तो ये जो टूल रहेगा क्या हो जाएगा, जो मशीन्ड सरफेस है उसको, मतलब सरफेस जो मिल चुकी है अपने को, जैसे उसको डिटेरियोरेट करने लगेगा। तो ये एंगल को अपन क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और फ्लैंक सरफेस फ्रॉम द मशीन सरफेस। ये वाली सरफेस कौन सी है, फ्लैंक सरफेस है, और ये मशीन सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। किस लिए दिया जाता है ये, ताकि जो हो अपनी टूल मशीन सरफेस से न घिसे। इससे दो नुकसान है, जो मशीन सरफेस है वो भी अपनी खराब हो जाएगी जो कि अपने को मिल चुकी है, साथ में टूल भी बियर होगा तो टूल की लाइफ में भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इसको देने से क्या होगा, टूल की लाइफ इंक्रीज होगी, लेकिन इसको अपन लोग ज्यादा नहीं दे सकते, अगर ज्यादा दे देंगे तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल कम हो जाएगा, जिसमें मेनली टूल की लाइफ डिपेंड करती है। एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल देने से क्या हो जाएगा, टूल की लाइफ कम हो जाएगी। अगर हल्का सा क्लियरेंस एंगल देंगे तो टूल की लाइफ एनहेंस होगी, लेकिन एक बहुत ज्यादा क्लियरेंस एंगल दे देंगे तो टूल की लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए क्लियरेंस एंगल जो है 5 से 6 डिग्री के बीच में ही दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा क्लियरेंस एंगल तो चाहिए ताकि ये सरफेस जो मशीन हो चुकी है वो खराब ना हो, और जो टूल की जो सरफेस है वो भी डिटेरियोरेट ना हो। तो थोड़ा सा क्लियरेंस एंगल देने से टूल की लाइफ बढ़ रही है, लेकिन अगर इसको हम बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूल का वेज एंगल। वेज एंगल, टूल की लाइफ किस पर डिपेंड करती है, टूल लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू वेज एंगल। जितना ज्यादा वेज एंगल होगा उतनी ज्यादा टूल की लाइफ रहेगी। अगर क्लियरेंस एंगल को हम बहुत ज्यादा कर देंगे तो टूल की लाइफ कम हो जाएगी। सेम विद द केस क्या था, रेक एंगल। थोड़ा सा रेक एंगल देने से क्या है, अपनी टूल लाइफ भी इंक्रीज होगी क्योंकि फोर्स रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा रेक एंगल दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वेज एंगल। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ये वेज एंगल। वेज एंगल ये है, तो वेज एंगल अगर बहुत ज्यादा रेक और क्लियरेंस दे देंगे तो वेज एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको लिप एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लियरेंस एंगल कितना देना है अपने को, सिर्फ 5 से 6 डिग्री। ज्यादा देंगे तो ये टूल की लाइफ को डिक्रीज कर देगा। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ टूल या स्ट्रेंथ ऑफ टूल, टूल लाइफ की जगह इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, स्ट्रेंथ ऑफ टूल। टूल लाइफ एक दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, इसके लिए सही वर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ टूल। टूल की जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी, वेज एंगल, या इसको अपन लोग और क्या बोलते हैं, लिप एंगल भी, ठीक। उसके बाद नोज रेडियस। नोज रेडियस क्या होती है, ये वाला पॉइंट जो है नोज रेडियस है। अब ये नोज रेडियस क्यों देंगे, अगर इसको हम नोज रेडियस नहीं देंगे तो ये बिल्कुल फ्रेजाइल कॉर्नर बना देगा जो कि बहुत इजीली टूट जाता है। और थोड़ा सा रेडियस अपन लोग इसलिए भी देते हैं ताकि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो वो भी
रिड्यूस हो सके। तो इट स्ट्रेंथन द टूल नोज बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और ये क्या करता है, सरफेस फिनिश को इनहेंस करता है। कैसे सरफेस फिनिश को कैसे इनहेंस करेगा? तो जो सरफेस फिनिश का फॉर्मूला रहता है H इज इक्वल टू क्या होता है, एफ स्क्वायर अपॉन 8R, जहां पे R क्या है, नोज रेडियस है, और H क्या है, हाइट्स ऑफ पीक्स ऑफ सरफेस रफनेस। मतलब H की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी अपनी सरफेस फिनिश। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सरफेस रफनेस रिप्रेजेंट कर रहा है। H क्या कर रहा है, सरफेस रफनेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो H की वैल्यू, रफनेस जितनी कम होगी फिनिश उतनी ज्यादा होगी। तो H की वैल्यू अपने को कम चाहिए, और यहाँ पे यदि हम R को इंक्रीज कर देंगे, R क्या है, नोज रेडियस, तो H क्या हो जाएगा, कम। H कम मीन्स सरफेस रफनेस कम, सरफेस रफनेस कम तो सरफेस फिनिश इंक्रीज हो गई। तो नोज रेडियस क्या है, इट इज अ कर्वेचर ऑन द टूल टिप। टूल टिप में जो हल्का सा कर्वेचर दे रहे हैं फ्रेजाइल कॉर्नर को अवॉइड करने के लिए और स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, नोज रेडियस। बट बहुत ज्यादा नोज रेडियस भी अपन लोग नहीं दे सकते, हर चीज की एक लिमिट है। क्योंकि अगर नोज रेडियस को अपन लोग बढ़ाएंगे तो कटिंग फोर्स भी जो रहेगा बढ़ जाएगा। क्यों, नोज रेडियस अपन लोग दिए हैं तो क्या हो रहा है, जो शार्प कॉर्नर है, कॉर्नर की शार्पनेस में हल्का सा इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, कटिंग फोर्स बढ़ जाएगा। कटिंग फोर्स बढ़ जाएगा जो कि अपने को डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए नोज रेडियस अपन लोग एक लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद लेप एंगल। लेप एंगल क्या होता है, मैंने बताया ये एंगल क्या होता है, लेप एंगल, ये वाला एंगल, या ये वाले को भी अपन क्या बोलते हैं, लेप, सेम चीज है। तो मैंने पहले भी बताया स्ट्रेंथ ऑफ टूल जो है वो क्या है, किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेप एंगल या वेज एंगल। अब ये वाला एंगल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, टूल की स्ट्रेंथ होगी। इसी कारण से अपन क्लियरेंस एंगल को एक लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये एंगल बढ़ाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या तो ये एंगल बढ़ाएंगे तो ये एंगल कम हो जाएगा। इसलिए इनको एक अप्रोप्रिएट वैल्यू पे रखना है, क्योंकि ये वैल्यू अगर कम हो गई, लिप एंगल की वैल्यू कम हो गई तो अपना टूल की स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए लिप एंगल डिपेंड्स ऑन द रेक एंड क्लियरेंस एंगल प्रोवाइडेड ऑन द टूल एंड डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग एज। ठीक है, बहुत ज्यादा लार्जर रेक एंगल क्या होता है, अगर लिप एंगल लार्ज रख दिया अपन ने, लिप एंगल को बढ़ा दिया तो टूल की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अपन लोग स्ट्रेंथ बढ़ गई तो हार्डर मटेरियल को भी मशीनिंग कर सकते हैं। और अगर टूल की स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो हार्डर मटेरियल को अपन लोग लाएंगे तो वो स्ट्रेंथ उसको मशीनिंग नहीं कर पाएंगे। अब हमको देखना है रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल मीन्स क्लियरेंस एंगल को भी अपन लोग क्या कहते हैं, रिलीफ एंगल। इसका बेसिक पर्पस क्या है, जो मशीन सरफेस हो चुकी है और टूल के बीच में रबिंग ना हो, जिससे जो अपनी सरफेस है वो खराब ना हो और टूल की भी लाइफ कमजोर ना हो। तो रिलीफ एंगल भी क्या होते हैं, दो रिलीफ एंगल होते हैं। पहला क्या, साइड रिलीफ एंगल, दूसरा एंड रिलीफ एंगल। अब साइड रिलीफ एंगल क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ साइड फ्लैंक। ये साइड फ्लैंक इमीडिएटली बिलो, साइड फ्लैंक के जो बिल्कुल बिलो है, एंड below the side cutting edge and the line perpendicular to the base of the tool and measured at right angle to the side flank। तो जो साइड कटिंग एज के बिल्कुल नीचे का जो पोर्शन है उसके बीच में और एक लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द टूल, इनके बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे साइड रिलीफ एंगल। एंड रिलीफ एंगल किसको बोलेंगे, जो एंड कटिंग एज है, एंड कटिंग एज है उसके नीचे बिल्कुल जो पोर्शन है और एक लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द टूल, उसके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, एंड रिलीफ एंगल। इनका पर्पस मैंने बताया कि पर्पस क्या है, कि रबिंग एक्शन ना हो टूल और वर्कपीस के बीच में, इसलिए स्मॉल वैल्यूज ऑफ दिस एंगल शुड बी प्रोवाइडेड इन अ कटिंग टूल। इसकी वैल्यू जनरली होती है 5 से 15 डिग्री के बीच में। सो स्मॉल रिलीफ एंगल जो है टूल को स्ट्रेंथ, कटिंग एज को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स की भी मशीनिंग कर सकते हैं।
उसके बाद अब अपना आता है कटिंग एज एंगल। अपना रेक एंगल हो गया, क्लियरेंस एंगल हो गया, रेक में बैक एंड साइड हो गया, और उसके बाद क्लियरेंस में साइड और एंड हो गया। अब आता है अपना कटिंग एज एंगल। कटिंग एज एंगल भी दो होते हैं, एंड कटिंग एज एंगल एंड साइड कटिंग एज एंगल। कहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है? एंड कटिंग एज एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट, और साइड कटिंग एज एंगल कहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है? यहाँ पे, ये साइड कटिंग एज एंगल। मतलब जब टूल को हम लोग पैरेलल टू बेस कटेंगे तब अपने को क्या मिलेगा? एंड कटिंग एज एंड साइड कटिंग एज एंगल। अब एंड कटिंग एज एंगल क्या होता है? it is the amount that the end cutting edge slopes away from the nose of the tool। ये क्या है? नोज है। ये नोज से कितना हल्का सा एंड कटिंग जो है, एंड कटिंग एज है, कितना मूव डेविएट कर रहा है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंड कटिंग एज। सो दैट इट विल क्लियर द फिनिश सरफेस ऑन द वर्क पीस। जैसे यहाँ पे टर्निंग ऑपरेशन में यदि अपन लोग आते हैं तो टर्निंग ऑपरेशन ये है अपना टर्निंग ऑपरेशन, जहां पे डायमीटर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो यहां से यहां तक ये पूरा पहले क्या रहा होगा? इस तरह का डायमेंशन रहा होगा इसका ऐसा, लेकिन अभी क्या हो गया? ये यहां से यहां तक में इतना डायमेंशन रिड्यूस हो चुका है। तो ये क्या है अपना? सीई जो रिप्रेजेंट है वो क्या कर रहा है? एंड कटिंग एज एंगल। और सीएस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड कटिंग एज एंगल। सीई क्या कर रहा है? देखिए, जो कटिंग एज है वो मशीन सरफेस को हल्का सा सेपरेट कर रहा है जिससे कि रबिंग एक्शन ना हो। ठीक है, तो इट विल क्लियर द फिनिश सरफेस, इट विल क्लियर द फिनिश सरफेस, ये वाली फिनिश सरफेस ऑन द वर्क पीस व्हेन कटिंग विद द साइड कटिंग एज एंगल। अगर साइड कटिंग एज एंगल से कट कर रहे हो तो ये एंड कटिंग एज एंगल क्या करता है? एंड कटिंग एज को वर्क पीस से क्लियर करता है, दूर रखता है, बचा के रखता है फिनिश सरफेस को। ठीक है।